Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th के एक चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का चैप्टर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जिसके आधे पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पहले ही। ये उस वीडियो का कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है, यानी उस वीडियो के जो उस वीडियो में कहानी आधी रह गई थी उससे आगे की कहानी हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो अगले साल के लिए रिचर्ड एब्राइट ने एक और नया प्रोजेक्ट तैयार किया। उसे यह प्रूव करना था कि जो वायसराय तितली जो होती है वो मोनार्क तितली को फॉलो करती है, क्योंकि बर्ड्स जो थी वो वायसराय तितलियों को खा जाती थी, जबकि मोनार्क तितलियों को वो नहीं खाती थी। इसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि एक पक्षी होता है स्टारलिंग, जिसको हम हिंदी में मैना बोलते हैं। ये पक्षी जो होती है स्टारलिंग, ये और दूसरी बर्ड्स की तरह खाना नहीं खाती है जो कि और बर्ड्स खाती हैं, बल्कि ये जो स्टारलिंग बर्ड है ये मोनार्क तितलियों को खाई जाती थी जो भी उन्हें मिलती थी। इसके बाद बाकी लोगों की रिसर्च से पता चला कि वायसराय तितली जो होती है वो मोनार्क तितलियों को फॉलो करती है। उनकी इस खोज के लिए उन्हें जूलॉजी विजन फेयर में फर्स्ट प्राइज और कंट्री विजन फेयर में थर्ड प्राइज मिला। जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में 10th क्लास में थे तो उन्होंने एक अननोन हार्मोन्स की खोज की। इन हार्मोन्स को लेकर ही इन्होंने एक नई थ्योरी बनाई लाइफ ऑफ सेल पर। एक्चुअली में वो जिस चीज को जानने की कोशिश कर रहे थे वो ये थी कि मोनार्क जो बटरफ्लाई होती है उसके प्यूमा के बॉडी पर 12 छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट बने होते हैं, और ये छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट जो हैं वो आखिर में हैं क्या। शुरू में सभी को लगा कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हैं स्पॉट्स, लेकिन एक्चुअल में वो स्पॉट्स जो थे वो दिखावे के लिए नहीं थे। रिचर्ड इस बात को नहीं मानते थे कि ये जो स्पॉट्स हैं सिर्फ शो करने के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं। रिचर्ड ने अपने फ्रेंड की सहायता से एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस के माध्यम से इन्हें पता चला कि जो छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट्स हैं उनकी बॉडी पर, एक्चुअली में ये स्पॉट्स नहीं है बल्कि हार्मोन्स हैं, जो कि इन तितलियों के कंप्लीट डेवलपमेंट या फुल डेवलपमेंट कह सकते हैं, पूरे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तथा साइंस एंड इंजीनियरिंग में जूलॉजी के लिए थर्ड प्राइज मिला, और इसी के साथ उन्हें समर में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में साथ में काम करने का मौका मिला, और इस इंस्टीट्यूट का नाम था शॉर्ट फॉर्म में WRAIR, यानी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। WRAIR यानी वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला। उस साल में एब्राइट ने बहुत सारी खोजें की और उस साल उन्होंने फर्स्ट प्राइज भी जीता, और एक बार फिर से उन्हें दोबारा से इस लैब में साथ साथ काम करने का मौका भी मिला। जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में चल रहे थे तो उन्होंने काम करते करते ही एक कदम आगे और बढ़ा लिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि शेल जो होते हैं वो डिवाइड होकर बटरफ्लाई के अंदर या बटरफ्लाई में विकसित होते हैं। उन्होंने ये बताया एक्सपेरिमेंट करके कि जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई के जो शेल होते हैं वो डिवाइड होकर तभी विकसित हो पाते हैं जब उन्हें गोल्डन स्पॉट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स वगैरह प्राप्त होते हैं। रिचर्ड के इस प्रोजेक्ट को भी फर्स्ट प्राइज मिला। इसके बाद उन्होंने लेबोरेटरी ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर में काम किया। इसके बाद रिचर्ड को अपनी इन खोजों के लिए, अपने इन काम की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर उसे एडमिशन मिल गया। इसके बाद उन्होंने समर हॉलीडेज में लेबोरेटरी एग्रीकल्चरल लैब में जाकर गोल्डन स्पॉट के हार्मोन्स जो थे उन पर रिसर्च करनी शुरू की। उस लैब के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की सहायता से
उन्होंने एक हार्मोन्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार किया। रिचर्ड को न्यू थ्योरी ऑफ सेल लाइफ ऑफ केमिकल्स के बारे में आइडिया आया जब वे केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे हार्मोन्स का फोटो देख रहे थे। इससे उन्हें यह समझ में आया कि सेल जो होता है वो डीएनए की ब्लूप्रिंट को रीड करता है, जो कि उस समय बायोलॉजी की बहुत बड़ी पजल थी। यानी एक तरीके से बहुत अब से पहले किसी व्यक्ति को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ नई खोज उन्होंने की थी। एक रात को रिचर्ड और उनके क्लासमेट फ्रेंड जेम्स आर वोंग वो एक रात को पूरी रात जागते रहे और तरह तरह की पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते रहे और मॉलिक्यूल के प्लास्टिक मॉडल्स को बनाते रहे पूरी रात जागकर, इस बात को सिद्ध करने के लिए। और फिर उन्होंने इसके ऊपर एक लंबा पेपर ही इस थ्योरी पर तैयार कर दिया। उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे लगभग 1510 स्टूडेंट थे और उन 1510 स्टूडेंट्स में से उस साल उन्हें सेकंड पोजीशन मिली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएशन रिसर्च के स्टूडेंट के रूप में काम करने का मौका मिल गया था। एब्राइट अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनका मानना था कि अगर वे इस थ्योरी को प्रूव कर पाएंगे तो लाइफ की जो प्रोसेसेस वगैरह होती हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। साथ ही साथ वे अपनी कुछ बॉडी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और कुछ कैंसर्स वगैरह होते हैं उन सबको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर किसी भी चीज को जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उन्हें साइंस में ही रुचि थी, साइंस के अलावा उन्हें और भी बहुत सारी रुचियां थी उनके अंदर। वे एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, चैंपियन डिबेटर, कैनरिस्ट, फोटोग्राफर और उसके अलावा उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट और भी थे। उनके स्कूल के टीचर रिचर्ड A.W. जो कि बहुत ही ज्यादा सोशल टाइप के टीचर थे, तो वो उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे जो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, या ऐसे एक तरीके से कह सकते हो जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं। तो रिचर्ड के अंदर ये क्वालिटी भी थी और वो रिचर्ड को भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि रिचर्ड एब्राइट शुरू से ही बहुत ज्यादा एफर्ट रखते थे, यानी एक तरीके से कह सकते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट रखते थे। अगर किसी कंपटीशन में या किसी डिबेट में उन्हें बोलना होता था तो पहले वो 3 से 4 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस करते थे और साथ ही साथ इसी दौरान वो अपनी जो बटरफ्लाईज वगैरह थी उन पर भी रिसर्च वगैरह करते रहते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की समरी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, इस चैप्टर से संबंधित।